संयुक्त राष्ट्र की जो सबसे हाई प्रोफाइल जांच होती हैं, उनमें सच को कैसे बचाया जाता है? चलिए, आज बात करते हैं एक ऐसी प्रक्रिया की जो सबूतों को बिल्कुल अटूट बनाती है, ताकि न्याय हो सके। जरा सोचिए, जब किसी जांच पर लाखों लोगों की नजरें टिकी हों, तो सच्चाई को किसी भी तरह की छेड़छाड़ से बचाना कितना कितना जरूरी हो जाता है। सही मायनों में यही जांचकर्ताओं की सबसे बड़ी चुनौती होती है। और संयुक्त राष्ट्र के लिए, जहां हर फैसले का असर बहुत बड़ा होता है, इसका जवाब एक मजबूत और अटूट प्रक्रिया में छिपा है। एक ऐसा सिस्टम जिसे खास तौर पर सबूतों की सुरक्षा के लिए ही डिजाइन किया गया है। तो एक जांचकर्ता की टूलकिट में होता क्या है? असल में उनके सबसे बड़े औजार होते हैं सबूत। तो आइए उन 5 तरह के सबूतों को समझते हैं जो किसी भी केस की बुनियाद होते हैं। सबसे पहले हैं दस्तावेजी सबूत, जैसे कि कोई आधिकारिक रिकॉर्ड, नक्शे या यहाँ तक कि किसी की पर्सनल डायरी भी। ये सारी चीजें जांच को एक दिशा देती हैं और गवाहों के बयानों को परखने में भी मदद करती हैं। फिर आते हैं इलेक्ट्रॉनिक सबूत, यानी कि ईमेल्स, सोशल मीडिया पोस्ट्स और वीडियोस। आज की डिजिटल दुनिया में इनको असली साबित करना और सुरक्षित रखना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तीसरे नंबर पर है भौतिक सबूत, मतलब हर वो ठोस चीज जिसे छुआ जा सकता है, कपड़ों का एक टुकड़ा हो या फिर कोई हथियार। ये सीधे सीधे केस से जुड़े होते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं फोरेंसिक सबूतों की। यहाँ पर साइंस काम आता है, जैसे कि डीएनए सैंपल्स या फिंगरप्रिंट्स। इन्हें समझने और सहेजने के लिए खास एक्सपर्ट्स की जरूरत पड़ती है। और आखिर में आते हैं सबसे अहम, बयानी सबूत। ये लोगों की अपनी कहानी होती है, पीड़ितों और गवाहों के बयान। कई बार जब कोई और सबूत नहीं होता, तो यही बयान केस की तकदीर तय कर देते हैं। अब सबूतों में एक फर्क समझना बहुत जरूरी है। एक होता है प्रत्यक्ष सबूत, मतलब सीधा प्रमाण, जैसे किसी गवाह का कहना कि मैंने उसे गोली चलाते हुए देखा। और दूसरा होता है परिस्थितिजन्य सबूत, जो कहानी के टुकड़े जोड़ता है, जैसे घटना की जगह पे उसके फिंगरप्रिंट मिले। ये सीधे तौर पर कुछ साबित नहीं करते, लेकिन एक मजबूत इशारा जरूर करते हैं। तो जब सबूतों के प्रकार समझ लिए, तो अब प्रक्रिया के पहले स्तंभ पर आते हैं, सबूतों को इकट्ठा करना। यहीं से असल में अखंडता की नींव रखी जाती है। देखिए, सबूत इकट्ठा करने का मकसद बहुत सीधा सा है। क्या आरोप सच है या झूठ? हर एक सबूत केस को सच के या को करीब ले जाता है या फिर उससे दूर। हर सबूत को ना 3 सवालों की कसौटी पर परखा जाता है। ये असल में है क्या? इसे बनाया या छोड़ा किसने? और ये मिला कैसे? इन सवालों के जवाब ही सबूत की विश्वसनीयता तय करते हैं। सबूत मिलना तो बस आधी लड़ाई है। असली चुनौती तो अब शुरू होती है। अखंडता का दूसरा स्तंभ है सबूतों को संभालना, क्योंकि एक छोटी सी मामूली सी गलती भी पूरे केस को कमजोर कर सकती है। और यहीं पर चेन ऑफ कस्टडी का सिद्धांत काम आता है। इसे सबूत की यात्रा का एक अटूट रिकॉर्ड समझिए। ये बताता है कि सबूत मिलने से लेकर आखिर तक किसके किसके हाथ में रहा। सीधे शब्दों में कहें तो ये एक तरह का कागजी रिकॉर्ड है, जो सबूत की पूरी यात्रा को दिखाता है। और यही रिकॉर्ड अदालत में उसकी प्रामाणिकता की गारंटी बनता है। एक मजबूत चेन ऑफ कस्टडी में 3 चीजें हमेशा दर्ज होती हैं। सबूत कहाँ रखा गया था, उसे किस किसने हाथ लगाया और ऐसा क्यों किया गया, कुछ भी छूट नहीं सकता। ये सारी जानकारी एक सबूत लॉग में बहुत ही बारीकी से दर्ज की जाती है। सबूत कैसा दिखता है, उसे कब और किसने उठाया, और उसकी असली कॉपी कहाँ रखी है, मतलब हर छोटी बड़ी बात। और अब हम पहुंचते हैं आखिरी और सबसे जरूरी स्तंभ पर, सच्चाई को सुरक्षित रखना। यहीं पर आकर सारी मेहनत रंग लाती है। सबूतों को हर तरह के खतरे से, चाहे वो नुकसान हो, चोरी हो या मिलावट, बचाने के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं। जैसे उन्हें एक सुरक्षित लॉकर में रखना, टैम्पर प्रूफ पैकेजिंग का इस्तेमाल करना और हर आने जाने वाले का हिसाब रखना। तो सवाल ये उठता है कि इतनी ज्यादा मेहनत क्यों? आखिर ये पूरी प्रक्रिया इतनी जरूरी क्यों है? जवाब सीधा है, ताकि जब सबूत अदालत में पेश हों तो उन पर कोई उंगली न उठा सके। यही प्रक्रिया सबूत को भरोसेमंद बनाती है और इसी पर जवाबदेही की पूरी इमारत खड़ी होती है। इसी वजह से ये प्रक्रिया सुनिश्चित करती है कि ये सबूत भविष्य में किसी भी अदालत में, चाहे वो राष्ट्रीय हो या अंतर्राष्ट्रीय, न्याय दिलाने के काम आ सकें। तो अंत में एक सवाल के साथ छोड़ जाते हैं। जब न्याय दांव पर हो, तो
तो क्या सच्चाई की इस अटूट श्रृंखला से कम कुछ भी स्वीकार किया जा सकता है?